वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी जीत से बीजेपी की राह आगे आने वाले चुनाव में आसान हो जाएगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां बीजेपी बढ़े हुए मनोबल के साथ नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी पर पूरी तरह पकड़ बना चुकी मोदी और अमित शाह की जोड़ी का कद और बढ़ेगा। जीत का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा, लेकिन अमित शाह को सबसे कामयाब पार्टी अध्यक्ष का तमगा मिलेगा। अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी इतने राज्यों में जीत हासिल कर चुकी है जहां पहले कभी वो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रही। मणिपुर जैसे राज्य में भी बीजेपी सबसे आगे है। रैलियों के दौरान मोदी ने केसरिया होली की बात कही थी, यह दावा सही साबित हुआ है। मोदी लहर का यह हाल है कि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल देवबंद सीट पर भी बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। नतीजों के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कलह और बढ़ गई है। शिवपाल यादव ने बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला बोला और कहा यह उन्हीं घमंड की हार है। हालांकि कांग्रेस की लाज थोड़ी बच गई है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद हर लड़ाई हारने वाली कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनती नजर आ रही है। नतीजों से पंजाब में सरकार बनाने का सपना देख रहे केजरीवाल को बुरी तरह झटका लगा है। बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। सरकार बनने के साथ ही 14 साल की फाइलें खुलेंगी। अखिलेश और मायावती के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। कैराना में हिंदुओं के पलायन की भी जांच कराएंगे। केशव मौर्य हमारे साथ है। केशव जी बताइए, यहाँ से नारे लग रहे हैं, केशव मौर्य मुख्यमंत्री नारे लग रहे हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। कौन बनेगा ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय इतनी बड़ी सुनामी क्यों आई, वजह क्या रही? माननीय नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। उनके नेतृत्व में देश और प्रदेश आज भी खड़ा है जैसे 2014 में खड़ा। उम्मीद थी इतनी ज्यादा सीटें मिलेगी? निश्चित उम्मीद थी। हमने सदैव कहा है कि हम अब की बार 300 पार करेंगे और जनता ने उसे स्वीकार किया। पहला कदम क्या होगा? पहला कदम क्या उठाएंगे? लोक कल्याण संकल्प पत्र में लिखी गई एक एक बात भारतीय जनता पार्टी के पहले और अंतिम कदम जो भी आप रोमियो स्क्वाड की बात की थी। रोमियो निश्चित वो लोक कल्याण संकल्प पत्र का हिस्सा और जांच करेंगे। अखिलेश यादव के कार्यकाल की जांच भी करेंगे आप? वो उसमें लिखा हुआ है 14 साल की जांच करेंगे। अखिलेश जी की नहीं, मायावती जी की भी करेंगे। और ये पलायन का मुद्दा, पलायन वाला मुद्दा कह रहा है ना? सारा विषय है उसमें, पलायन की जांच करेंगे। भविष्य में पलायन ना हो उसकी व्यवस्था करेंगे। शुरू हो जाएगा ये जांच? सरकार आने दीजिए, आपको जल्दी उसका समाचार। आप रेस में है कि नहीं? आप सीएम की रेस में है? आप सीएम की रेस में हैं? उत्तर प्रदेश में रेस में कोई नहीं रहता, पार्टी जिसे तय करती है वो बनता है। आपके अंदर योग्यता है सीएम बनने, क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। ये है केशव प्रसाद मौर्य हमसे बात करते हुए इंडिया टीवी से, और ये कहते हुए कि जो वायदे किए हैं वो पूरा करेंगे। और देखिए कितनी मुश्किल हो रही है केशव मौर्य का इंटरव्यू करने में। ये है बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सुनामी में बीजेपी की जीतने के बाद बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, लखनऊ। उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता, केंद्र सरकार में मंत्री हमारे साथ हैं। उमा जी, कल आपने मुझसे कहा था कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो मेरा अंदाजा 260-270 का था, लेकिन इतनी सीटें जीतेंगे, आपको कहां से भरोसा हो गया था? रजत जी, मैंने 78 सभाएं की हैं और उनमें मैंने जो जनता का रिस्पांस देखा था मोदी जी के नाम के लिए और बीजेपी की सरकार के लिए और अखिलेश और इस राहुल के गठबंधन के खिलाफ जो लोगों का माहौल था, उसके आधार पर मुझे कल मैंने आपसे बहुत लड़ाई की थी फोन करके कि आप गलत फिगर बता रहे हैं। और मैं वो बताने वाले यशवंत देशमुख क्या बैठे हैं उनकी, उमा जी, इनकी यशवंत देशमुख की सुबह से काफी खिंचाई हो रही है इनकी सफलता के लिए। बिल्कुल उमा जी, और खिंचाई होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी ज्यादा मेहनत किया करो यशवंत। नहीं, बात यह है उमा जी की, अगर उमा जी की भी उम्मीद से ज्यादा सीटें आ जाए तो यशवंत देशमुख की उम्मीद तो वहां ठहरती ही नहीं है। हाँ उमा जी, कुछ आप कह रही थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर। उन्हें उमा जी ने वादा किया था कि आप एक बात कह रहे थे, मैं उसको बहुत गौर से सुन रही थी जी। आप कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी का कद और बढ़ गया जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनका कद पहले ही बढ़ चुका था। 2014 के चुनाव में जो लोकसभा के परिणाम आए थे, उस समय पर भी चुनाव प्रबंधन के प्रभारी अमित शाह ही थे और मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। इसलिए अब जो कद बढ़ा है वो भाजपा का बढ़ा है, व्यापकता बढ़ी है, उसकी व्यापकता बढ़ी है, उसकी विचारधारा की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए अब ये जो चुनाव का परिणाम है, ये विचारधारा का नतीजा है। व्यक्ति तो पहले बहुत आगे बढ़ चुका है और हम लोग तो सब लोग
एक प्रकार से जीरो होते अगर ये अंक हमारे साथ ना होता। अगर अंक नहीं होता है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जी, तो आपको लगता है 10 तब बनता है, 5 50 तब बनता है जब अंक साथ होता है। अंक मोदी जी हम सब उनके साथ हैं। आप किसको क्रेडिट देंगी इस जीत का? मैंने जब कहा कि कद और बढ़ गया, मैं ये मानता हूं कि कद बहुत बड़ा हुआ था। इस ऐतिहासिक जीत से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक वर्डिक्ट मिला है, मुझे लगा कि इससे और ज्यादा कद बढ़ा। मुझे क्या लग रहा है कि कांग्रेस पहले ही सिमट रही थी, फिर बीजेपी एक व्यापक पार्टी थी। इसमें एक जरूरत थी ऐसे व्यक्ति की जिसको सब कुछ स्वीकृति हो, जिसके साथ मतलब जो समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से एक पूरी पैकेजिंग अपने में लिए हुए हो। वो मोदी जी ने अब वो कमी पूरी कर दी। आप पहले बता रही थी कि आपको कैसे, बन गया, आपको ये कैसे अंदाजा लगा कि 300 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी? उसका कारण था कि जो वोट बीएसपी को जाता था वो भी हमें गया, मोदी जी के एक अति पिछड़ी जाति के होने के कारण। जो वोट कांग्रेस और अखिलेश को मिल सकता था, युवा होना, डेवलपमेंट की बात करना, वो भी हमें गया, क्योंकि मोदी जी ही डेवलपमेंट के मसीहा माने जा रहे हैं भारत में। तो वो भी एक कारण बन गया और इसलिए मुझे लग रहा था। और दूसरा, राहुल इतना पिटा हुआ मोहरा है कि अखिलेश को बहुत बड़ा नुकसान तो सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि वो राहुल के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, मोदी जी ने गांधी जी का सपना पूरा कर दिया, भारत कांग्रेस मुक्त और भाजपा युक्त हो गया। लेकिन राहुल जी का सपना था कि समाजवादी पार्टी को समाप्त कर दें उत्तर प्रदेश से, वो तो उन्होंने करके दिखा दिया। ये समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का काम तो अखिलेश ने ही कर दिया, राहुल की तो जरूरत ही नहीं थी उनको, वो खुद भी ये काम कर चुके थे। जी, पुष्पेश जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं उमा जी ये पूछना चाह रहा था कि अब जीत इतनी प्रचंड हुई है तो क्या बुंदेलखंड वासी आशा कर सकते हैं कि बुंदेलखंड का उनका सपना जो आप उनको वादा पूरा करने की बात कहती रही है, निकट भविष्य में पूरा हो सकता है? हमारे घोषणा पत्र में हमने बताया है कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनेगा, तुरंत बनेगा, पहली कैबिनेट में बनेगा, पहली कैबिनेट। और उसके बाद में हमारी पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है तो उस पर भी विचार होगा क्या कि अलग बुंदेलखंड बनाया जाए। जी धन्यवाद। इसलिए जरूर बुंदेलखंड वासियों का सपना पूरा होगा। इतना प्रचंड बहुमत उमा जी मिला है, 306 सीटें इस समय आगे भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इतिहास में इतनी सीटें कभी नहीं मिली। लोकसभा में भी 73 सीटें लोगों, तो उत्तर प्रदेश की जनता को जो देना था भारतीय जनता पार्टी को वो दे दिया, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकती। अब बीजेपी क्या देगी उत्तर प्रदेश की जनता को? रजत जी आप सच कह रहे हो। इस समय पर मोदी जी की जो स्थिति है लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक, और मैं उनके कैबिनेट की सदस्य हूं, मैं उनको कैबिनेट में जिस तरह से देखती हूं, हर विषय पर, विश्व के विषय पर, भारत के विषय पर, आर्थिक विषय पर, सामाजिक विषय पर जो उनकी पकड़ है, मुझे लगता है कि भारत की जनता ने एक सही मसीहा को चुनाव किया है और भारतीय जनता पार्टी ने ही वो मसीहा भारत की जनता को उपहार के रूप में दिया है। भाजपा का एक संघर्षशील कार्यकर्ता आज यहाँ पहुँच गया है कि वो ऐसी मेहनत करते हैं जैसी हम सब लोग मिला के भी नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, एक प्रकार से एक देश के बराबर है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन पूरे भारत की जीडीपी की उसको प्रभावित करता था और इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास से ही देश का विकास होगा। और मोदी जी को ये प्राथमिकता है क्योंकि मोदी जी वहाँ के सांसद हैं बनारस के, उत्तर प्रदेश का अधिकार है मोदी जी के। राजा बुंदेला आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी दीदी, ये बुंदेलखंड में जितने माफिया हैं जिन्होंने बुंदेलखंड को आज इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, उनके खिलाफ कुछ होगा? अब तो पूरा शासन अब उत्तर प्रदेश में आप हैं, केंद्र में आप हैं, चूंकि पिछले कई सालों से वहाँ पे कोई था ही नहीं जो उन पर नकेल लगा सके। आप सब लोग तो थे जनता के रिप्रेजेंटेटिव। आपको मैं बताऊं राजा, आप जैसे ही सवेरे रिजल्ट आने लगे आधे माफिया तो सांप की तरह बिलों में चले गए। नहीं, वो फिर वापस आ जाते हैं दीदी, ये कोई बात नहीं। बाकी जो बचे रहे होंगे उनका दमन कर दी। मैं बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ, बुंदेलखंड के खनन माफिया की बात कर रही हूँ, मैं बुंदेलखंड के वनोपज माफिया की बात कर रही हूँ, मैं बुंदेलखंड के भू माफिया की बात कर रही हूँ जो लोगों की जमीनों पर देखिए वो कट्टा पट्टा, ये आधे तो मर चुके होंगे रिजल्ट सुनने के बाद, बाकी को हम कुचल देंगे।
आप खुद जानती हैं बुंदेलखंड में कट्टा, पट्टा, पलायन, पानी और पकड़, इन पांचों पर ही ये दो पार्टियां राज करती थी। अब अगर आप आए हैं और आप कह रहे हैं विकास सबका साथ सबका विकास, हम सब यही बात कर रहे हैं, तो ये पांचों चीज़ों पर कट्टा, पट्टा, पलायन, पकड़ और पानी, इन पर ही आपको सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। रजत जी, राजा ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको एक अच्छी खबर दे रही हूँ जी। इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड के वासियों को और देशवासियों को और दुनिया के वासियों के लिए खबर है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग का कैबिनेट प्रपोजल चला गया है। सारे क्लियरेंसेस हो गए हैं, खाली कैबिनेट का अप्रूवल बचा है। कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुका पड़ा था। पहला भारत का रिवर इंटरलिंकिंग बुंदेलखंड में होने जा रहा है, जो बुंदेलखंड के सूखे की समस्या का निदान कर देगा और भारत का पहला मॉडल रिवर इंटरलिंकिंग होगा जिसको दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत में ये पहली बार होगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई और बहुत बड़ी खबर। राजा बुंदेला के चेहरे पर मुस्कान आई है बहुत देर के बाद में। और उमा जी, जैसे राजा बुंदेला को बुंदेलखंड की चिंता है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को इस बात की चिंता है। महिलाओं की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बड़ा सवाल है और ये लोकसभा इलेक्शन से पहले करके दिखाना होगा ताकि जनता उसको देख सके उदाहरण के तौर पर। आपको गुजरात पता है, गुजरात में लड़कियां रात में 12 से 2 नवरात्रियों में घर से निकलती हैं, पूरे गुजरात में गरबे के लिए निकलती हैं, कोई उनकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी वो होनी चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हो। समाजवादी पार्टी खुद ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील नहीं थी। उनका मंत्री बलात्कार में लिप्त था, अखिलेश उसका प्रचार करने के लिए चाहिए। अब क्या नाम लेना है इन लोगों का, खत्म हो गए ये लोग। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूं, नरेंद्र मोदी की तो ये खूबी है कि वो गरीब वर्गों को, वीकर सेक्शंस को और जो असुरक्षित सेक्शंस हैं उनको सबसे पहले सुरक्षा देते हैं। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें, एक हफ्ते के बाद ही ऐसा माहौल बन जाएगा जैसा गुजरात में है। आपको लगता है कि जो डीमोनेटाइजेशन था, नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए योजना बनाई, उसका असर हुआ या फिर जो कांग्रेस कह रही है ध्रुवीकरण कर दिया उसका फायदा हुआ? कांग्रेस तो बेचारे अब इतनी बुरी हालत में है, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें कहना है। देखिए, सारी चीजें मोदी जी ने ठीक की हैं। जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी सारी घोषणाएं, काले धन को लाना, उसके लिए उन्होंने जो गठन किया कार्यबल का, पहली ही कैबिनेट में कार्यबल का गठन कर दिया। और इसके अलावा हर बजट में जो उन्होंने गरीबों के लिए घोषणाएं की, जो जनधन योजना आई, जो स्टार्टअप, मुद्रा, उज्ज्वला योजनाएं आई, और अंत में डिमोनेटाइजेशन, जिसने अमीर और गरीब के बीच में इतनी गहरी खाई कर रखी थी, उस खाई को पाट दिया। मोदी जी ने वो काम किया है जो पूरी दुनिया में नहीं हो सका। पूरी दुनिया में जो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से लड़ने से उपाय हुए हैं, उसके सबसे अच्छे उपाय भारत में मोदी जी की सरकार के समय पे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब भी बात कर रहा हूं, बहुत पिछले 1 घंटे से, वो उत्तर प्रदेश में अपनी हार से दुखी तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कम्युनलाइज कर दिया इलेक्शन को, ऐसा ध्रुवीकरण कर दिया कि वो सारे हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन हो गया, इसलिए हम हार गए। मुझे लगता है कि वो अपनी नासमझी का परिचय दे रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि उन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि भारत सबका है और मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास ही कहा। हमारी सरकार में कभी भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ है जिसमें कि अल्पसंख्यकों को ये लगे कि मोदी के कारण उनको अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, चलिए, इंडिया टीवी इसका साक्षी रहेगा। अभी जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें जो प्रेडिक्शंस अभी हैं, कुछ सर्वे जो हुए हैं कि 350 से ज्यादा सीटें होंगी। आप देखिएगा अगले चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों का वोट भी मिलेगा, हमें मिलेगा, लगभग 50% से ज्यादा मिलेगा। उमा जी, कैसे मिलेगा? 403 उम्मीदवार खड़े किए, एक भी मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा नहीं किया। उम्मीदवार तो हमने जो अब की बार जो टीम ने काम किया, अमित शाह की टीम ने उत्तर प्रदेश में, उसमें हमने ना जात देखी ना धर्म, हमने ये देखा कि कार्यकर्ता ने किसका नाम लिया है और उसकी अपनी छवि लोगों के बीच में, जनता की बीच में उसकी छवि, कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी छवि, और मीडिया ने जो कुछ राय दी उसको मिलाकर के हमने तय किया। हमने हिंदू मुसलमान की तरह हम तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आगे भी नहीं सोचेंगे। टिकट देना अलग बात है और उनको रोटी और रोजगार की चिंता उनकी करना वो एक अलग विषय है। उसके लिए हमें उन्हें टिकट देने की जरूरत नहीं है। टिकट तभी मिलेगा जब जनता और कार्यकर्ता में उनकी राय लगेगी कि ये जीत सकता है। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने तो 110 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे मैदान में, उनको ये दिखाया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप किसी को आप अगर टिकट देते हैं तो इसका मतलब तो है ना कि आप सत्ता में रहना चाहते हैं और उनके वोट लेना चाहते हैं।
और उनके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए मुसलमान वोट नहीं है, हमारे लिए मुसलमान सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी नहीं है। हमारे लिए मुसलमान इस देश का एक बहुत ही गरीब सेक्शन है जिसकी हम तकलीफ की चिंता करते हैं, जिसकी रोटी और रोजगार की हम चिंता करते हैं। टिकट देना तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। हमारी कार्य योजनाओं में तो हम हिंदू मुस्लिम पे भेद नहीं करते ना, जो कि समाजवादी पार्टी करती थी, जो कि कांग्रेस करती थी, वो हमने नहीं किया। और इसलिए मुसलमानों को अब समझ में आएगा, ये अब समझ में आएगा इस चुनाव के रिजल्ट के बाद। कैसे समझ आए? उनको तो एक अभी से देखिए, डराने भारत की, में एक डर का माहौल पैदा करने की डराने कोशिश की की नहीं है। जाएगी। एक बात रजत जी, 95 में जब मैं युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी तो मैंने एक बात कही थी, तब टेलीमीडिया नहीं था तो थोड़ा बहुत छप पाया था। मैंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में 91 में हम मुसलमानों के वोट के बगैर सरकार बना सकते हैं तो हम देश में भी मुसलमानों के वोट के बगैर सरकार बना सकते हैं। आप हमारी नजर में वोट नहीं है, हम वोट की भूखी नजर आप पे नहीं डालेंगे। हमारे वोट की भूख बुझाने के लिए हम आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आपके वोट के बिना भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन जब हम सरकार में होंगे तो हम आपकी बहुत चिंता करेंगे। वही हमने किया, हमने करके दिखाया। जहां भी हमारी सरकारें हैं हमने करके दिखाया। नहीं, अब जो उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं उनको डरने की जरूरत तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की इतने बड़े बहुमत से सरकार बन गई, अब उनका क्या होगा? मैं उनको उल्टा कहूंगी, अब उनके अच्छे दिन आ गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट होगा, हम तो जाति और धर्म का भेद करेंगे नहीं समाजवादी पार्टी की तरह, उस डेवलपमेंट का फायदा जो सबसे गरीब वर्ग होगा उसको होगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे है। सबसे खुशहाल मुसलमान गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में जहां हमारी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब मुसलमान अपनी गरीबी, भुखमरी और बदहाली से ऊपर उठेगा, यही उसकी जरूरत है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करूंगी कि अब तो सबक सीख लीजिए आप कि हम आपको सत्ता की भूख के लिए हम आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी भूख और प्यास की चिंता करेंगे। ये आप किस आधार पर कह रही हैं कि जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बजाय बीजेपी को चुनेंगे उत्तर प्रदेश में? मैं इस आधार पर कह रही हूं कि आपको अगर याद हो कि लगातार समाजवादी पार्टी, मतलब समाजवादी विचारधारा, पार्टी तो अभी बनी, सोशलिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कहती थी। लेकिन धीरे धीरे हम इस छवि से बाहर निकले और अंत में हम वहां पर आ गए कि एक अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना और बिना विभाजन किए बना। सवर्णों ने भी उनको वोट दिए, पिछड़े और दलितों ने भी उनको वोट दिए। इसी प्रकार से मुसलमानों के बारे में, हमारे बारे में कहा गया कि हम मुसलमानों के विरोधी या मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो जो पिछड़ों और दलितों की धारणा हमारे बारे में टूट गई कि नहीं, हम तो उनको नेता बनाना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हम उनको सत्तासीन करना चाहते हैं, उनकी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। ये धीरे धीरे मुसलमानों की समझ में भी आ ही गई। उस चुनाव से ही साबित हो गया है कि आ गई उनकी समझ में। और इसलिए अब अगला चुनाव 2 साल बाकी हैं, आते आते वो स्थिति बनेगी कि मुसलमानों को लगेगा कि मोदी ही हमारे मसीहा हैं। उमा जी, उत्तर प्रदेश की बात हमने की है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत है, मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है, लेकिन पंजाब में अब कांग्रेस ने सरकार बना ली और नवजोत सिंह सिद्धू अभी कह रहे थे यहां से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू होगा। पंजाब से कभी भी कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होता। पंजाब में जो स्थितियां बनी हुई थी जिसके कारण सरकार बनी है, उसकी मैं अगर यहाँ समीक्षा करूंगी तो कई बातें मैं ऐसी भी कहूंगी जो अप्रिय होंगी हमारे ही साथियों को, तो मैं वो कहना नहीं चाहती हूँ। पंजाब में कुछ चीजें थी जिनका हम निदान नहीं कर सके और इतनी सीटें हमें मिल गई, ये भी ठीक है। और अब आगे हमें ठीक ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और हमें इस पर सोचना चाहिए कि हम उन चीज़ों का निदान क्यों नहीं कर सके जिसकी वजह से हमारा जो वोटर है वो आपकी तरफ चला गया। मैं तो कांग्रेस को उल्टा कहूंगी कि आपके लिए अब चिंता का विषय यह है कि आप बचें कैसे। आप अपने बारे में सोचना शुरू करिए। सबसे ज्यादा इस चुनाव में अगर किसी को आत्मचिंतन करने की अगर हैसियत बची हो किसी की कांग्रेस में, तो उनको इस पे आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कांग्रेस की समाप्ति किस प्रकार से हुई, ताकि भविष्य में 10-20 साल में कभी रिवाइवल के बारे में सोचें तो ये बातें ध्यान में रहें। उमा जी, कांग्रेस को लेकर 1-2 सवाल मेरे पास में, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटेंगे और मैं आपसे जानना चाहूंगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में।